दोस्तों शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। आज का वीडियो भी HIV के बारे में ही है, लेकिन हम किसी दवा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम HIV के उस गुण के बारे में बात कर रहे हैं जिसके ज़रिए HIV जो है अपने बॉडी में रिजर्वायर बन के छिपता है। तो हमें पता है कि ब्रेन में रिजर्वायर होती है, शरीर के कई अंगों में रिजर्वायर होती है, लेकिन अभी कुछ नया इन्फॉर्मेशन आया हुआ है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने बताया है। तो उसके बारे में मैं जानकारी देने वाला हूँ कि HIV कहाँ पर डॉर्मेंट है, एक नई जगह ढूंढ निकाली है। तो इसकी वजह से मैं इस समाचार को आई एम लुकिंग एट इट एज पॉजिटिव। मुझे तो ये पॉजिटिव समाचार लगता है। एक तरह से देखा जाए तो लोगों को लगेगा कि यार एक और जगह पर ये HIV जाके छिप जाता है, लेकिन इसमें सही तरह से देखने का यही है कि द राइट वे टू लुक एट दिस, यानी कि सही तरह से इसको देखना चाहे तो हमें ये महसूस करना चाहिए कि अभी साइंटिस्ट को एक और जगह पता है जहाँ पर HIV छुप सकता है। और अभी तक तो CD4 T सेल के ऊपर ही उन्होंने टारगेट किया था, अभी ये नए जगह पर भी टारगेट करेंगे। तो हम धीरे धीरे स्टेरलाइजिंग क्योर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं उस तरह से देखता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं इसी टॉपिक पर। दोस्तों हमारे शरीर में माइलॉइड सेल्स नाम के एक सेल्स होते हैं, MYELOID। और ये माइलॉइड सेल्स जो है वो एक तरह के सफ़ेद ब्लड सेल होते हैं। माफ़ करना, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो मुझे इसका ट्रांसलेशन नहीं आता। इसको WBC कहते हैं या वाइट ब्लड सेल कहते हैं। माइलॉइड सेल जो है वो एक टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल है जो हमारे इम्यून सिस्टम में बहुत बड़ा योगदान देता है इन्फेक्शन के विरुद्ध। और ये माइलॉइड सेल्स जो है ये हमारे बॉडी में हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स यानी कि HSC हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स करके जो सेल्स होते हैं उनके आगे का वो एक अवतार बोल सकते हैं। या समझ लीजिए जब मेंढक आप देखते हो तो मेंढक जो है जब अंडे से निकलता है वो मछली जैसे दिखता, फिर उसके बाद उसको पैर आते हैं, फिर बाद में वो मेंढक बनता है। तो इसको जो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, उस तरह से ये जो हमारे माइलॉइड सेल्स जो है वो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स के कॉमन एंसेस्टर है, यानी कि प्रिकर्सर है। और ये जो है ये अलग अलग तरह के ब्लड सेल्स बन सकते हैं। वो माइलॉइड सेल्स में से अलग अलग तरह के ब्लड सेल्स बन सकते हैं। माइलॉइड सेल्स जो है वो इनेट इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनेट इम्यूनिटी हमने हमारा जो सीरीज़ है ह्यूमन इम्यून सिस्टम का उसमें पढ़ा था। इनेट इम्यूनिटी में हमारे पास आता है डेंड्रिटिक सेल्स, फिर मैक्रोफेजेस आते हैं, वो सब इनेट इम्यूनिटी में आते हैं। तो इनका उसके साथ रिश्ता है। जो बॉडी का शरीर का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है कीटाणु के विरुद्ध। तो हमारे शरीर में कोई भी कीटाणु आए तो यही पहले उसके साथ फाइट करता है। ये तरह तरह के माइलॉइड सेल्स हैं। मैं आपको अभी स्क्रीन में तस्वीर बता रहा हूँ, ये स्क्रीन में थोड़ी देर तक रहेगा ताकि मैं जब बात करते रहूँ आप वो तस्वीर को देख लें। पहला टाइप है मोनोसाइट्स। ये सेल्स जो है ये हमारे रक्त में घूमते रहते हैं शरीर भर, और ये अपने बॉडी के टिश्यूज़ में चले जा सकते हैं और जहाँ जाकर वो मैक्रोफेजेस बन सकते हैं या तो डेंड्रिटिक सेल्स बन सकते हैं। मोनोसाइट्स ये दूसरे एक है जो फैगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व होते हैं। फैगोसाइटोसिस जो है वो मैक्रोफेज और डेंड्रिटिक सेल ये सब फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब ये है कि वो जो शरीर में नया कीटाणु आता है बाहर से, उसको चारों तरफ से घेर के उसको पिघला देते हैं खुद के लिक्विड्स में। तो मैक्रोफेज आप समझ सकते हैं, जैसे आप समझ लीजिए एक फ्लैट सरफेस पे अगर आपने देखा है कोई चींटी जा रही है और उसके ऊपर आपने एक ड्रॉप पानी डाल दिया, तो कैसे वो पानी जो है वो चींटी को पकड़ लेती है, चारों तरफ से घेर लेती है। बिल्कुल उसी तरह ये डेंड्रिटिक सेल, मोनोसाइट्स और मैक्रोफेज जो है वो पानी के बूंद की तरह है, वो लिक्विड के होते हैं
और वो क्या करते हैं कि जो कीटाणु शरीर में आता है उसको घेर लेते हैं, फिर उसको पिघला देते हैं, फिर उसमें से एंटीजन निकालते हैं उसकी पहचान करने के लिए। तो ये काम है उनका। तो तीसरा टाइप जो है वो मोनोसाइट्स है। तो ये मैक्रोफेजेस के बारे में मैंने आपको मेरे मिनी सीरीज़ में भी बताया, आप उसमें जाके डिटेल पे देख सकते हैं। और मैक्रोफेजेस की जिम्मेदारी है कि बैक्टीरिया, वायरस और बाकी जो भी हार्मफुल चीज़ें जो शरीर में जाती है उसको डिस्ट्रॉय करने का। और वो स्टार्टिंग पॉइंट है जिससे CD4 टी सेल को पता चलता है कि कीटाणु का एंटीजन कैसे होता है। फिर CD4 टी सेल जाके बी सेल को बताता है कि ये एंटीजन है, इसके लिए एंटीबॉडीज़ बनाओ। तो वो पूरा सीक्वेंस जो है आप वो सीरीज़ में जाके देख सकते हैं। और एक टाइप का सेल है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स शरीर में सबसे ज़्यादा रहते हैं और ये फर्स्ट रेस्पॉन्डर है। जहाँ भी आपको टिश्यू में डैमेज होता है, आप गिर के चोट लग गई तो तुरंत वहाँ पहुँच जाएंगे, जहाँ पर खून आया है वहाँ पहुँच जाएंगे, और पहला रेस्पॉन्डर यही है। और ये जो न्यूट्रोफिल्स है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है पैथोजन को मारने में। और ये सब अपना इनेट इम्यूनिटी में गिना जाता है। जब बच्चा पैदा होता है शरीर में ये इसके साथ ही पैदा होता है, उसके बाद ही CD4 टी सेल, बी सेल, एंटीबॉडीज सब बाद में आते हैं। एक और तरह का सेल है जिसको कहते हैं यूसनोफिल्स। यूसनोफिल्स जो है वो इन्वॉल्व है पैरासिटिक इन्फेक्शन को फाइट करने में, और एलर्जिक रिएक्शंस को भी वो हैंडल करता है टॉक्सिन डाल के, और पैरासाइट्स को मार डालता है। देखो बचपन में हम लोग जाके रेत में खेलते हैं और मट्टी में खेलते हैं, तो जो पैरासाइट शरीर में आती है उनको ये ईस्नोफिल्स जाके अटैक करके ख़त्म करता है। और एक और टाइप का सेल है जो है बेसोफिल्स। और बेसोफिल्स जो है इनका काम है एलर्जिक रिस्पॉन्स में काम करने का। जो पॉलन का एलर्जी होती है या कोई केमिकल की एलर्जी होती है, वो सब ये ही हैंडल करता है बेसोफिल्स। मुझे पर्सनली बेसोफिल्स का बहुत पहचान है, क्योंकि मुझे एलर्जीज होती है। जब मुझे एलर्जी होती है तो मेरी आँख लाल हो जाती है, आँख में जलन होती है और मैं बहुत चीखता हूँ, नाक जो है एकदम फिल हो जाता है, गला जो है एकदम इरिटेटेड हो जाता है। तो ये जो बेसोफिल्स है ये केमिकल्स रिलीज़ करती है बॉडी के अंदर जिसका नाम है हिस्टामिन, और ये हिस्टामिन जो है वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है बॉडी में। तो ये हिस्टामिन को हैंडल करने के लिए एंटी एलर्जी टैबलेट जो रहती है उसको एंटी हिस्टामिन कहते हैं। तो मुझे जब एलर्जी होती है तो मैं एंटी हिस्टामिन खाता हूँ और उसमें से थोड़ा समाधान मिलती है। और माइलॉइड सेल्स जो है ये शरीर में बहुत क्रिटिकल है बैलेंस मेंटेन करने के लिए और बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने के लिए। और इनका फंक्शन जो है वो फैगोसाइटोसिस भी होता है और एंटीजन प्रेजेंटेशन भी होता है, ताकि बॉडी का एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम को पता चले कि फॉरेन कीटाणु कौन सी है, ताकि वो बी सेल्स और CD4 टी सेल्स उसके लिए एंटीबॉडीज़ बना सके और मेमोरी में रख सके। तो ये सब उसका काम है। NIH ने अभी बताया है कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ माइलॉइड सेल्स जो है उसमें HIV जाके बच सकता है, और वो एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट जब चालू रहती है वो वहाँ पर शांत पड़ा रहता है, और जब एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी किसी वजह से बंद होती है तो वहाँ से वो कॉपी बना के वापस इन्फेक्शन शुरू कर देता है। तो ये जो है उन्होंने छोटे नंबर ऑफ पीपल के सैंपल के साथ उन्होंने बनाया है, और उनका कहना ये है कि वो स्टडी में उन्होंने क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज़ करके डेमोन्स्ट्रेट किया कि HIV जो है वो ART लेने वालों के शरीर में भी लंबे अरसे तक माइलॉइड सेल्स के अंदर रह सकता है, और ख़ासतर शॉर्ट लिव्ड मोनोसाइट्स और लॉन्गर लिव्ड मोनोसाइट डिराइव्ड मैक्रोफेजेस जो होते हैं उसमें भी रह सकता है। और ये जो माइलॉइड सेल्स है वो वायरस को रीएक्टिवेट करके नए सेल को इन्फेक्ट कर सकता है जब ART बंद हो जाता है। और ये रिजल्ट्स जो है एक नेचर माइक्रोबायोलॉजी नाम का बहुत ही रेस्पेक्टेड साइंटिफिक जर्नल है उसमें पब्लिश किया गया है, और इसकी वजह से लॉन्ग लास्टिंग HIV रिजर्वायर बॉडी में बनता है। तो इसका मतलब ये है कि आगे चलकर साइंटिस्ट लोग जो CD4 टी सेल पे पूरा ध्यान दे रहे हैं, वो ये जो दूसरे टाइप के सेल्स है
जो माइलॉइड सेल्स है, उनके अलग अलग तरह के सेल्स हैं, उनके ऊपर भी रिसर्च करें कि किस में जाकर HIV बैठता है और किस तरह से उसके अंदर उसको प्रवेश मिलता है, उसको किस तरह से स्टॉप किया जा सकता है। अगर वो करें तो एक और जगह कम हो जाएगी HIV को छिपने के लिए। तो इसकी वजह से स्टरलाइजिंग क्योर की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर इसकी हमें पहचान नहीं होती तो भले AGT 103 आ जाता, EBT 101 आ जाता, फिर भी वो रिजर्वायर को टैकल करना मुश्किल पड़ता। ये एक रिजर्वायर को निकाल देता है और भी रिजर्वायर निकलेंगे, जगह जगह पर ढूंढ ढूंढ के निकालनी पड़ेगी। तो वो काम चल रही है साइंटिस्ट की तरफ से। तो दोस्तों ये जो खबर है ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है, और इस खबर के वजह से मेरे ख्याल से जो साइंटिस्ट है, जो कंपनीज है, जो HIV के क्योर बना रहे हैं, वो लोग को स्टेरलाइजिंग क्योर की तरफ बढ़ने में प्रोत्साहन मिलता है और उनको दिशा मिलती है। मोनोसाइट्स जो है वो इम्यून सेल्स है जो शरीर में 3 दिन तक घूमते हैं और फिर उसके बाद शरीर के अलग अलग टिश्यू में जाके वो बस जाते हैं। जैसे ब्रेन में जाकर वो मैक्रोफेजेस बन सकते हैं या लीवर में या कहीं और जाकर बन सकते हैं। आज तक ये क्लियरली पता नहीं है कि ये जो लेटेंट HIV है इन सेल्स के अंदर वो किस तरह से एक्टिव होते हैं और क्या वो अलग तरह के सेल्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें सब अभी रिसर्च अगर शुरू हो जाए तो हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से HIV को और भी अच्छी तरह से टैकल कर सके। फ़िलहाल अपने पास ये जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है वो सबसे इफ़ेक्टिव है, और एंटी रेट्रोवायरल तो रोज़ का रोज़ लेना पड़ता है। तो उसके जगह पर अपने को सनलेन का मिल गया है और कैबेटोग्राविर मिला है, जिसकी वजह से आप 2 महीने में एक बार ले सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो मच बेटर। लाइफ भी प्रोलॉन्ग होती है, CD4 T सेल भी बच जाती है। लेकिन अगर साइड बाय साइड साइंटिस्ट ये भी खोज के लाए कि किस तरह से इन सेल को बचाया जा सकता है, तो आगे चलकर स्टेरलाइजिंग क्योर की तरफ हम बहुत तेज़ कदम से बढ़ सकते हैं। तो ये मेरा कंक्लूजन है इस आर्टिकल में। तो इसका मतलब ये है कि अभी साइंटिस्ट लोग को ये मोनोसाइट रिजर्वायर और माइलॉइड सेल्स के ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। दैट इज़ द नेक्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च। और मेरे ख्याल से ये जो AGT 103, EBT 101 सब सक्सेस हो जाएंगे तो उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप के लिए ऑलरेडी तैयारी शुरू हो गई है। ऐसे करके धीरे धीरे एक एक करके हिडन रिजर्वायर को अटैक करके ह्यूमन बॉडी में से HIV को फाइनली निकाल पाएंगे साइंटिस्ट लोग। तो ये लंबी यात्रा है, थोड़ा साहस रखना चाहिए लोगों को, टाइम तो लगता ही है। मैं आपको ये सब चीज़ें इसलिए बताता हूँ क्योंकि जब आपको कोई तरह की बीमारी हो तो आपको जितना ज़्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले उतना अच्छा है आपका माइंड में। वो आपको हर एक चीज़ को एवेल्युएट करने के लिए आसानी होती है। जब आप मुझे पूछते हो कि क्योर कब आएगा, तो मैं ये सब चीज़ों को देखता हूँ और अनुमान करता हूँ कि कब तक आ सकता है। अगर मैं आपको ये सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दूं तो आप खुद अपना अनुमान लगा सकते हो कि कैसे आएगा। आपको याद होगा मैंने एक और वीडियो बनाया था, ऑफ कोर्स इंग्लिश चैनल में बनाया था, कि FDA का जो पूरा साइकिल है, अप्रूवल साइकिल, वो कैसे होता है। अगर आपको टाइम मिले तो जाकर इंग्लिश चैनल में देखिए हाउ FDA साइकिल वर्क्स। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो उसमें मैंने बताया कि कितना टाइम लगता है FDA का पूरा क्लिनिकल ट्रायल का, इनिशियल क्लिनिकल ट्रायल फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 2B, फ़ेज़ 3B, कब उतना ज़रूरत पड़ता है, फिर BLA, बायोलॉजिक लाइसेंस एप्लीकेशन, कंडीशनल अप्रूवल, और वो सब चीज़ें मैंने उसमें अच्छी तरह से एक्सप्लेन की है। तो जैसे जैसे आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता जाएगा वैसे वैसे वो सब आपको आपका माइंड को अच्छा लगेगा। एक और उदाहरण मैं दे सकता हूँ। जब हम लोग पिक्चर देखने जाते हैं तो हीरो उठ के खड़ा हो जाता है, अचानक गिटार बजाता है, फिर जाके गाड़ी में स्टंट करता है, फिर हेलीकॉप्टर से कूदता है और मशीन गन चलाता है। ये सब हम जब देखते हैं तो हमें लगता है कि ये कितना बढ़िया इंसान है, इसको ये सब आती है। लेकिन वास्तव में असली लाइफ में अगर देखने जाओ, गिटार बजाने के लिए आप सीधा उठा के नहीं बजा सकते, वो सीखने के लिए 10-11 साल लगते हैं, फिर जाकर ढंग से कोई बजा पाता है। हेलीकॉप्टर से कूदना इतना आसान बात नहीं है। तो उसी तरह
ये साइंटिस्ट लोग जो HIV का जो थेरेपी बना रहे हैं वो भी काफ़ी मुश्किल चीज़ है। लोग ज़िंदगी भर पढ़ाई करके, ज़िंदगी भर अभ्यास करके, रिसर्च करके, बहुत कोशिश करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप ये सब बात समझ सके इसलिए मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस ले आता हूँ। आप ये ज़रूर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि डिज़ीज़ में कितनी कॉम्प्लिकेशंस है, तो आपको तसल्ली हो जाएगी कि जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट हो रहा है। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका लाइफ को आप किस तरह से सुरक्षित कर सकते हैं HIV के बावजूद। आर्ट कंटिन्यूसली लेते रहिए, स्टडीली लेते रहिए, अच्छे ढंग का खाना खाइए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, आप एकदम सुखी रहोगे, कुछ चिंता की बात नहीं। साइंटिस्ट अपने आप से सब ढूंढ के लाएंगे, जैसे आज ये मोनोसाइट्स के बारे में पता लगाया इन लोगों ने, इस तरह से रिजर्वायर्स भी ढूंढ के निकालेंगे और अल्टीमेटली स्टेरिलाइजिंग क्योर भी आ जाएगा। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। आपके जो भी कमेंट्स होंगे आप ज़रा लिख देना, मैं हमेशा की तरह आपके कमेंट्स को रिस्पॉन्ड करूँगा। धन्यवाद।